टाइम था 3 मई 2024 का और जगह थी इंडोनेशिया के वेस्ट जावा का चियामस। जब सुबह के करीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हुआ था और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। बारिश के चलते थोड़ी बहुत ठंड भी हो चुकी थी और इस गांव का सरपंच योयो टेरी अपने काम पर जाने की इस टाइम तैयारी कर रहा था। नहा धोकर वो तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ उसने अपनी पत्नी से ये बात बोल दी कि अब वो जाने से पहले थोड़ी चाय पीना चाहता है तो वो उसके लिए चाय बना दे। बस वो घर से निकलने की तैयारी ही कर रहा था कि इसी टाइम उसका फोन बजता है। जब योयो ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ इनके गांव का एक व्यक्ति उससे बातें कर रहा था। जैसे ही योयो ने फोन उठाया तो उस व्यक्ति ने सीधा ही बोलना शुरू कर दिया कि भाई, शायद हमारे गांव में रहने वाला तुरमुस इस टाइम दोबारा से पागल हो चुका है। योयो को कुछ भी समझ नहीं आया। वो उससे और ज्यादा बातें जब तक पूछ पाता तब तक वो गांव का व्यक्ति योयो से ये बात कहता है कि तू जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जा, मैं तुझे फोन पर नहीं समझा सकता। तो योयो अब अपनी पत्नी से ये बात कहता है कि गांव में शायद कुछ एक दिक्कतें हो गई हैं तो वो बहुत जल्द अब यहाँ पर वापस आ जाएगा, तब तक वो उसकी चाय बनाकर तैयार रखे। योयो अपने घर से बाहर निकलता है और जब वो तारसुम की घर की तरफ जा रहा था तो बस वो अपने गाँव के कब्रिस्तान में ही अभी पहुंचा था कि उसी टाइम उसे सामने से तारसुम आता हुआ दिखाई दे जाता है। योयो इस बात को लेकर परेशान की उसके गांव के व्यक्ति ने तो ये बात कही थी कि वहां पर एक काफी बड़ी दिक्कत खड़ी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगर तारसुम को देखा जाए तो ये बड़े ही मजे से एक झोला उठाकर घूम रहा है। तो योयो अब तारसुम की तरफ ही जाने लगता है, लेकिन जब वो उसके बस नजदीक पहुंचने ही वाला था उससे पहले ही उसने देखा कि इसके पास जो ये झोला है जो इसने अपने कंधे पर रख रखा है, इससे तो लगातार इस टाइम खून बिखर रहा है। बस योयो उसके पास जाकर बस खड़ा ही हुआ था कि उसी टाइम तारसुम ने योयो से ये बात पूछी कि क्या आप मीट खरीदना चाहेंगे। तो अब योयो यही बात पूछता है कि वो किस चीज का मीट बेच रहा है और अगर उसे मीट बेचना भी है तो यहाँ पर गांव में हर एक व्यक्ति के घर पर जाकर वो किस तरीके से मीट बेचेगा। यहाँ पर पास में ही एक मार्केट है तो वो यहाँ पर मीट क्यों बेच रहा है। अगर वो वहां पर जाकर मीट बेचेगा तो उसका मीट बहुत जल्द बिक जाएगा। वैसे भी वो किस चीज का मीट बेच रहा है ये चीज देखने के लिए जैसे ही उसने उसके थैले के अंदर देखा तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ और नहीं जबकि इंसानी अवशेष मौजूद थे। उसके अंदर हाथ थे, पैर थे, एक धड़ पड़ा हुआ था, एक सिर ऊपर की तरफ देख रहा था, जिसे कि देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तारसुम से ये बात पूछी कि वो किस चीज का यहाँ पर मीट बेच रहा है तो तारसुम एक प्यारी सी स्माइल योयो की तरफ देता है और उसके बाद उसने ये बात कही कि ये यांती का मीट है। इस चीज को देखकर योयो इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुका था और उसके बाद वो यहाँ पर इनके गाँव के जो सबसे पास में पुलिस स्टेशन था वहां पर भाग कर जाता है। उसने पुलिस वालों को सारी की सारी चीजें डिटेल से बताई और इन सभी चीजों को सुनकर पुलिस वाले भी अंदर तक सहम जाते हैं और वो लोग तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ पर तरसुम के घर की तरफ आने लगते हैं। तरसुम को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी कि इस टाइम योयो कहाँ पर भाग कर गया है। जरूर वो पुलिस स्टेशन गया होगा, अब पुलिस आकर इसे पकड़ लेगी तो इसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जबकि वो तो बड़े ही मजे से इस गाँव के काफी सारे और लोगों के घरों में जाता है जो लोग इस टाइम बाहर बैठकर चाय पी रहे थे क्योंकि ठंड का मौसम था। तो उन्हें जाकर पूछने लगता है कि क्या आप लोग मीट खरीदना चाहेंगे और काफी सारे लोगों को तो जाकर ये डायरेक्टली ये बात कहता है कि आंटी का मीट ले लो। इनके गांव के लोग तारसुम को आज तक सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही जाना करते थे कि ये काफी ज्यादा शांत किस्म का आदमी है, बहुत ज्यादा मेहनत ये अपनी जिंदगी में करता है। उसके बाद जितना भी पैसा इसके पास आता है वो सारा का सारा पैसा ये अपनी फैमिली के ऊपर लगा देता है। तो वो लोग भी कंफ्यूज कि ये किस तरीके से आंटी का मीट लेकर घूम रहा है और उन्होंने जाकर जब उसके थैले में देखा तो वो लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। एक लोग तो भागकर अपने घर के अंदर घुस गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और कुछ एक लोग ऐसे थे जो कि खुली सड़क पर दूसरी तरफ भागकर जाने लगते हैं कि जरूर इस बंदे ने इस महिला को ही नहीं बख्शा जो कि इसकी खुद की पत्नी थी, तो ये सामने वाले को कहां पर बख्शने वाला है। यही सारी चीजें इस टाइम उस गांव में बीत रही थी। तारसुम लगातार एक घर से आगे दूसरे घर पर जा रहा था कि तब तक पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और पुलिस को देखते ही तारसुम दूसरी तरफ जाना शुरू कर देता है। पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी तरफ गन तान दी और ये बात कही कि वो चुपचाप वहीं पर बैठ जाए, लेकिन वो आराम से सरेंडर नहीं करने वाला था। उसने उस थैले को दूसरी तरफ रख दिया और इस टाइम जो उसके हाथ में चाकू था वो पुलिस वालों के सामने कर देता है। अब पुलिस वालों को भी इस बारे में बिल्कुल आसानी से पता था कि इस बंदे ने अपनी पत्नी तक को नहीं बख्शा तो ये बंदा हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। और लगभग अगले 1.5-2 घंटों तक पुलिस वाले लगातार इसके साथ मशक्कत करते हैं और उसके बाद गांव
गांव वालों की मदद से इसके ऊपर कब्जा पाया जाता है। इसे पकड़कर पुलिस ऑफिसर्स पीछे इसके हथकड़ी लगा देते हैं। इसका जो चाकू इस टाइम इसने अपने हाथ में ले रखा था उसे लेकर दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है और पुलिस ऑफिसर्स इसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। वहां ले जाकर उन्होंने एक सेल में इसे बंद कर दिया और इनके गांव वालों से ही इस टाइम पुलिस ऑफिसर्स पूछने लगते हैं कि इस बंदे ने क्या कुछ कर दिया, क्या इनके घर पर लड़ाइयां हुआ करती थी या फिर मामला कुछ और था, इसकी पत्नी का क्या बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा था जिसके चलते इतना ज्यादा बेरहमी से इसने अपनी पत्नी को मार डाला। तारसुम के जीवन में आज तक जो कुछ भी घटा था वो सभी की सभी चीजें पुलिस के सामने और बाकी जितने भी लोगों के पास ये खबर पहुंची थी कि तारसुम नाम के एक व्यक्ति ने इंडोनेशिया में इतना ज्यादा भयानक तरीके से अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, उनके सामने आती है। ये बात पता चलती है कि तारसुम अपनी फैमिली के साथ लगभग 2010 में इस गांव में आकर बसा था। गांव वालों को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये अपनी पिछली जिंदगी में क्या कुछ किया करता था, लेकिन इस टाइम ये लगभग 50 साल का हो चुका था और इसकी पत्नी यांती 40 से 45 साल की थी। जब ये अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आया था तो इसके 2 बच्चे थे। पहली नजर में ही देखने पर इसके साथ जो भी लोग बातें किया करते थे वो लोग कह सकते थे कि ये एकदम जेन्युइन बंदा है। ये पूरा का पूरा दिन मेहनत करके शाम को अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया करता था। जब ये पहली बार इस गांव में आया तो यहाँ पर आने के बाद इसने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लिया था और इसके अलावा जो ये पहले कारोबार किया करता था उसी काम धंधे को ये यहाँ पर भी शुरू कर लेता है। ये सिर्फ और सिर्फ पहले तो जानवरों को खरीद लिया करता था, जैसे कि बकरी हुई, भेड़ हुई या फिर और छोटे मोटे जानवर हुए, उनके बच्चों को ही ये खरीद लेता। उसके बाद इन्हें पालता रहता और जैसे ही ये जानवर बड़े होते तो पास की मीट मार्केट में उन्हें ले जाकर वो बेच दिया करता था। यही सारी की सारी इसके चीजें थी। अपना घर का खर्चा निकालने के लिए खेत में ही ये कुछ ना कुछ बो लेता। इसके अलावा बाहर जाकर ये काम किया करता था। इसके गांव वालों का ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा मेहनत किया करता था। अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से इसे बहुत ज्यादा प्यार था। जो कुछ भी उन्हें जरूरत होती उन सभी चीजों की ये बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ता था। इसकी अपने आस पड़ोस वालों के साथ काफी अच्छे से बना करती थी। पड़ोसियों का ये कहना था कि ये बंदा हर एक व्यक्ति के साथ बड़े ही अदब से पेश आता, पूरा का पूरा दिन मेहनत करता, उसके बाद शाम को वापस अपने घर पर आने के बाद फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताया करता था। लेकिन आखिरी दिन जैसा कि ये अपने पत्नी को अपने झोले में पैक कर कर घूम रहा था, इसकी तो किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। दरअसल इन सारी ही चीजों की शुरुआत 3-4 साल पहले हुई थी, जब इसके कारोबार में लगातार गिरावट होती जा रही थी। जितनी भी इसकी सेविंग थी वो खत्म हो चुकी थी और अभी भी लगातार इसे नुकसान हो रहा था। तो जैसे तैसे कर इनके पड़ोस वालों ने इसकी मदद की। कुछ एक वो लोग उसे चावल दे दिया करते थे, आटा दे देते, बाकी जो कुछ भी घर पर यूज होने वाली चीजें होती वो देकर इसकी मदद वो लोग कर रहे थे। लेकिन लगातार इनके पड़ोसी जब इसे देते ही जा रहे थे, बदले में ये उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब तारसुम ने इस बात से मना कर दिया कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और वो एक ऐसे व्यक्ति के पास जा पहुंचता है जो कि ब्याज पर पैसे दिया करता था। उसने ये बात सोची होगी कि कितने दिनों तक वो यूं ही अपने आस पड़ोस वालों से उधारी मांगता रहेगा। उसने कुछ एक ऐसे छोटे जानवर इस टाइम खरीद लिए थे जो कि आगे चलकर बिकने वाले थे। तो उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि जितने भी अब वो ब्याज पर पैसे उठाकर लेकर आया है, इनसे वो काफी सारे जानवरों को खरीद लेगा। उन्हें जब वो बड़े हो जाएंगे तो मीट मार्केट में ले जाकर बेच देगा और उसके बाद इसे काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं। इसकी सारी की सारी उधारी खत्म हो जाएगी और इसके पास जो अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अपने परिवार का ये अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, उसका भी काम चल जाएगा। लेकिन जब इसके जानवर बड़े हो चुके थे तो वो अपने जानवरों को लेकर मीट मार्केट में जा पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि इन जानवरों की इतनी वैल्यू उसे नहीं मिल रही है जिससे कि वो अपना कर्ज भी उतार दे, उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएं जिससे कि वो अपनी फैमिली का ख्याल रख पाए। तो वो अपने सारे ही जानवरों को वापस अपने घर पर ले आता है। अब वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था कि उसके जानवर नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि इस मार्केट में इन जानवरों का मीट खाने वाला कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो कि इतना एक्सपेंसिव मीट आराम से खरीद पाए। तो अभी इन्हीं सारी चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहा था और जैसे तैसे कर वो जहां पर भी उन जानवरों को बेच सकता था वहां पर बेच देता है।
कुछ एक जानवर ऐसे मौजूद थे जो कि बीमारी के चलते मारे जाते हैं और काफी सारे ऐसे थे जिनका की रेट उसे सही नहीं मिल रहा था और अब अगर देखा जाए तो ये नुकसान में था। ये दोबारा से उसी ब्याज वाले व्यक्ति के पास जा पहुंचता है, उससे कुछ एक पैसे लेता है और वापस आकर अपना काम धंधा शुरू कर देता है। लेकिन लगातार इसके काम धंधे में गिरावट ही आती जा रही थी। उसे तो लगातार नुकसान ही होता जा रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। एक टाइम ऐसा था जब उसकी अपने पड़ोस वालों के साथ काफी ज्यादा अच्छे से बना करती थी। वो अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करता था, लेकिन अब तो लगातार वो डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपनी जिंदगी में करे तो क्या करे। जिस भी काम धंधे में वो हाथ डालता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसे नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता और इसी बात से परेशान होकर उसने अपने आस पड़ोस वालों से, अपने परिवार के लोगों से बोलना तक बंद कर दिया था। अब वो चुपचाप अपने कमरे में आराम से बैठा रहा करता था कि अब मेरे ऊपर इतना जो ये कर्ज हो चुका है उसका मैं क्या करूंगा। बार बार जब वो अपनी पत्नी के साथ लड़ाई किया करता था तो उसकी पत्नी यांती ने अपने पड़ोस वालों को इस बारे में बताया और उसके पड़ोसियों ने ये बात कही कि तुम्हें टाइम रहते इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, डॉक्टर्स इसे एंजाइटी की दवाई दे देंगे और जितना भी स्ट्रेस इसके दिमाग पर है वो सब ठीक हो जाएगा। तो यांती तारसुम को लेकर हॉस्पिटल जाती है और अगले काफी दिनों तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट के बाद इसके अंदर काफी अच्छा सुधार था जिसे कि तारसुम खुद भी देख सकता था, लेकिन इसके ऊपर से अभी भी वो स्ट्रेस उतरा नहीं था। लगातार उसका कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते एक दिन ऐसा आया जब उसने वो सारी की सारी दवाइयां खानी बंद कर दी और उसके बाद दोबारा से उसकी वही हालत हो जाती है। एक दिन ऐसा भी आया जब गांव में एक काफी ज्यादा लंबा चौड़ा आदमी वहां पर आता है और ये बात पूछता है कि तारसुम का घर कौन सा है। सामने वाला व्यक्ति देखकर समझ सकता था कि ये बंदा इस गांव का तो नहीं है, ये देखने में काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है और उसने चुपचाप तारसुम के घर की तरफ उंगली कर दी कि वो बंदा वहां पर रहता है, आप वहां पर जाकर उससे मिल सकते हैं। और वो व्यक्ति सीधा का सीधा तारसुम के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है। उसने तारसुम को बाहर नहीं बुलाया, जबकि वो वहीं पर खड़ा होकर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे पैसे कब लौटाने वाले हो। वो बंदा जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसका तारसुम के ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्जा है, ये बंदा पता नहीं उसे पैसे कब लौटाएगा। इसी तरीके से बोलते बोलते वो बार बार उसका दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन किसी ने भी आकर जब दरवाजा नहीं खोला तो वो व्यक्ति वहां से वापस चला जाता है। और उसके बाद पहली बार तारसुम के गांव वालों को ये बात पता चलती है कि इस बंदे ने कितना ज्यादा कर्ज ले रखा है। इस बात को सुनकर यांती भी अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी कि इस बंदे के ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्ज है, आखिरकार ये उसे कैसे लौटाएगा। तारसुम अब अपने आप को समझा रहा था, इसके साथ साथ यांती को समझा रहा था कि उसके पास जो गाड़ी है वो उसे बेच देगा, वो ऐसा बेच देगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। अपने आप के साथ साथ वो यांती को भी समझा रहा था। यांती उसकी इन सारी बातों को सुनकर थोड़ा विश्वास करने लगती है कि हाँ जरूर इसके पास कुछ ना कुछ होगा जरूर जो इसके ऊपर इतना सारा कर्ज है। लेकिन दूसरी तरफ जब गांव वालों ने उससे जाकर पूछताछ करनी शुरू की कि भाई इतना तेरे ऊपर कर्ज कहां से हो गया, तब जाकर तारसुम ने बताया कि उसने इतना ज्यादा पैसा लिया तो नहीं था, लेकिन जिससे ये पैसा लेकर आया था उसने पैसा लेते टाइम इस बारे में तो बात ही नहीं की थी कि किस दर से वो उसे ब्याज पर पैसे दे रहा है। उसने पता नहीं कितना परसेंट इसके ऊपर लगाया है और इस टाइम अगर देखा जाए तो इसके ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। और उसके बाद टाइम आया 30 अप्रैल 2024 का, जब तारसुम आधी रात को अपने घर से बाहर निकलता है और वो सीधा का सीधा गांव के सरपंच योयो के घर पर जा पहुंचा और उसने जाकर दरवाजा नॉक करना शुरू कर दिया। इस टाइम सरपंच सोने की तैयारी कर रहा था, लगभग वो सो ही चुका था, तो अपनी आंखें मलते मलते वो बाहर आता है और उसने जैसे ही तारसुम को अपने सामने देखा तो वो उसे देखकर हैरान रह गया कि हाँ भाई तू इतनी रात को मेरे घर पर आया है, सब कुछ घर पर ठीक ठाक तो है ना। तो तारसुम कहता है कि मेरे घर पर सब कुछ ठीक है, मैं बस आपसे वैसे ही मिलने के लिए आ गया। लेकिन योयो उसकी कंडीशन को समझ सकता था कि ये बंदा इस टाइम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। वो उसे सबसे पहले तो अपने घर के अंदर लेता है, उसे चारपाई पर बैठा कर उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है, उसे लाकर पानी पिलाता है, के पास बैठकर उससे नॉर्मली बातें करने की कोशिश करता है। लेकिन तारसुम
बातें करने के मूड में नहीं था। वो चुपचाप इस टाइम योयो के पास बैठा हुआ था। योयो ने पूछा कि क्या घर पर सब कुछ ठीक ठाक है, क्या तुम्हारी तबीयत दोबारा से बिगड़ रही है, अगर तुम्हें किसी भी तरीके से मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और उसी टाइम तारसुम पहली बार नजरें ऊपर उठाता है और वो योयो की तरफ देखते हुए ये बात कहता है कि वो कुछ एक दिनों के लिए बाहर जा रहा है, तो क्या वो पीछे से उसके बेटे का ध्यान रख लेगा। ये चीज योयो के लिए काफी ज्यादा अजीब थी कि ये बंदा अपने गांव में ही रहकर पूरा का पूरा दिन मेहनत करता है। वो बात अलग है कि इस टाइम इसकी किस्मत थोड़ी बुरी चल रही है, लेकिन अब ये बाहर जाने की क्यों सोच रहा है। और वैसे भी अब ये रात के टाइम यहाँ पर आया है तो मुझे नहीं लगता कि इसके घर पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। उसने आराम से उसे बैठाकर ये बात समझाने शुरू की कि मैं तुम्हारे बच्चों का काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसकी तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, लेकिन तुम अब कहां पर जाने वाले हो, तुम क्या कुछ करने वाले हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जरूर तुम कुछ न कुछ गलत कदम उठाने वाले हो तो पहले ही तुम मुझे बता दो, अगर किसी भी तरीके से मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा तो उसमें मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। हमारे गांव के काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि भले ही कुछ भी हो जाए तुम्हारी मदद करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो उस टाइम तारसुम ने यही बात कही कि बाकी सब ठीक है। उसके एक दोस्त ने एक नया मछली पालन खोला है तो उसे एक हेल्पर की जरूरत है और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की चिंता हो रही है, तो तुम मेरे बच्चों को संभाल लेना, उसके अलावा मुझे तुम्हारी और कोई भी मदद नहीं चाहिए। तो योयो उसे समझाते हुए ये बात कहता है कि भाई तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण मैं अपने बच्चों की तरह करूंगा। तुम्हारे जहां पर भी काम मिल रहा है वहां पर जाकर बड़े ही आराम से तुम काम करो। तुम्हारी फैमिली को जिस भी तरीके से सपोर्ट की यहाँ पर जरूरत होगी उनकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। और उसके बाद तारसुम वहां से खड़ा होकर उसके घर से बाहर निकल आता है। उसके बाद उसे बाय बोलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो सीधा का सीधा अपने घर नहीं गया, जबकि अपने गांव के कुछ एक और लोगों के घरों पर भी जाता है। वहां पर भी जाकर उसने नॉक किया, लेकिन उन लोगों को ये बात उसने नहीं कही कि वो मछली पालन के लिए जाने वाला है, उसके बच्चों का वो लोग पीछे से ध्यान रखे। जबकि उन सारे के सारे गांव वालों को उसने ये बात कही कि कल सुबह उसे उनकी मदद की जरूरत है, तो सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तुम लोग एक बार मेरे घर पर आ जाना। ये बात सुनकर उन गांव वालों को भी थोड़ा अजीब लगने लगता है कि ये बंदा आजकल इसके हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं तो ये सुबह क्या करने वाला है। इसी तरीके की बातें अब गांव में ही हो रही थी। सारे के सारे लोग अपने परिवार वालों के साथ इस बारे में बातें कर रहे थे। लगभग आधी रात का टाइम अब हो ही चुका था कि उसी टाइम योयो अपने एक पड़ोसी के घर पर जाता है और वहां पर जाकर वो बातें करने लगता है कि भाई तारसुम कुछ इस तरीके से आया था, उसने ये बातें मुझे बोली हैं और ये बातें बहुत ज्यादा अजीब हैं। तो योयो के पड़ोसियों ने ये बात बताई कि तारसुम आया तो हमारे घर पर भी था, लेकिन उसने अपने बच्चों के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं कहा। उसने तो सिर्फ इतना कहा कि कल सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे उसे हो सकता है उनकी मदद की जरूरत पड़ जाए, तो एक बार वो लोग सुबह सुबह उसके घर पर आ जाएं। और इस बात को लेकर योयो थोड़ा परेशान हो चुका था कि जरूर इस बंदे के दिमाग में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। आधी रात का टाइम हुआ था तो योयो अपने कुछ एक पड़ोसियों को लेकर तारसुम के घर पर जा पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो लोग उसके घर के थोड़ा नजदीक पहुंचे तो उन्हें कुछ ना कुछ रोने की चीखने की आवाजें आने लगती है। वो लोग भागकर उस घर के अंदर जाते हैं और वहां पर उन्होंने देखा कि यांती इस टाइम अपने पति तारसुम से चिपटी हुई है। वो उससे उसके हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही है क्योंकि तारसुम अब अपने आप को ही पकड़े हुए था। उसने अपने गले को काफी ज्यादा कसकर पकड़ रखा था। उसकी ये कोशिश थी कि वो अपना खुद का गला घोटकर अपनी जान ले ले। यांती अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते वो उसके हाथों को उसके गले से दूर कर रही थी। इस टाइम योयो वहां पर आ चुका था। इनके गांव के काफी सारे लोग वहां पर पहुंच चुके थे, तो उन्होंने जैसे तैसे कर उसे उससे छुड़वा दिया। लेकिन इस टाइम तारसुम के दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो उन गांव वालों के ऊपर ही चिल्लाने लगता है अपनी पत्नी के साथ। अब वो और ज्यादा लड़ाई करने लगता है कि उसने उसे बचाया ही क्यों, जिसके चलते वो वहीं पर साइड में जो उनके घर की दीवार थी भागकर उसमें टक्कर मारता है। वो टक्कर मारने के बाद एक बार तो नीचे गिरता है, दोबारा से उठ जाता है। इस टाइम उसके सिर से काफी सारा खून निकल रहा था, लेकिन उसने अपने सिर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो अपने घर से बाहर निकलकर सामने देखने लगता है जहां पर कि लोहे का बिजली का खंबा था। वो भागकर दोबारा से उस खंबे में
टक्कर मारता है और वहीं पर दोबारा से गिर जाता है। इस टाइम खंबे के नीचे जैसा कि सुबह के टाइम थोड़ी बहुत बारिश आई थी, कीचड़ हो चुका था, तो वो इस टाइम उस कीचड़ में भी थोड़ा बहुत धंस चुका था और उसके सिर से लगातार खून निकलता जा रहा था। अब उसके मुंह पर काफी सारी मिट्टी आ चुकी थी। जैसे तैसे कर वो अपनी मिट्टी साफ करके साइड की एक टंकी के पास जाता है जहां पर कि बारिश का बहुत सारा पानी इकट्ठा हो चुका था, तो अपने मुंह को वो उस पानी में डाल देता है। लेकिन यहाँ पर भी उसके पड़ोसी उसके पास आ पहुंचते हैं। उन्होंने उसे डूबने नहीं दिया, जबकि वो लोग उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब तारसुम और ज्यादा गुस्से में और उसने साइड में एक पेड़ को देखा। वो जाकर उस पेड़ में टक्कर मार देता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब गांव वालों के द्वारा डॉक्टर्स को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करवा दिया था और अगली सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो गांव वालों के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। अब गांव वालों ने उसे समझाया कि हाँ भाई, हम समझ सकते हैं कि तेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, तू इस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रहा है, लेकिन हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा के सारी चीजें टाइम के साथ बदल जाती हैं। वो लोग उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलते और समझा लेने के बाद दूसरी तरफ उसकी पत्नी यान्ती को समझाते हैं कि अगर अभी भी ये कुछ गलत करे तो हमें यहाँ पर बुला लेना, हम लोग तुम्हारी मदद के लिए किसी भी टाइम आने के लिए तैयार हैं। ये बात बोलकर सारे के सारे गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अपना नॉर्मली काम करने लगते हैं। उन्होंने तारसुम को इतना महसूस ही नहीं होने दिया कि पिछली रात उसने कितनी बड़ी गलती की है, उसे धमकाया हो या फिर और कुछ किया हो, क्योंकि गाँव वाले पहले से जानते थे कि ये बंदा कितना ज्यादा परेशान है, तो वो लोग उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद करके उसकी परेशानी को कम करना चाहते थे। और उसके बाद टाइम आता है 3 मई 2024 का, जब योयो सुबह सुबह अपने काम पर जाने की बस तैयारी ही कर रहा था कि उसी टाइम उसके पड़ोसी का उसके पास फोन आता है और उसने ये बात कही कि तारसुम शायद दोबारा से पागल हो गया है, आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। योयो ने पूछने की कोशिश की कि उसने ऐसा क्या कांड रच दिया, लेकिन उसका पड़ोसी उस टाइम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। और जैसे ही योयो अपने घर से निकलकर तारसुम के घर की तरफ जाने लगता है तो वहां पर बीच रास्ते में तारसुम उसे मिल ही चुका था। बाद में पुलिस ने जब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, इसके गांव वालों से पूछताछ की, उस व्यक्ति से बात की जिसने कि आखिरी टाइम में सरपंच के पास फोन किया था, तो ये बात सामने आती है कि 3 मई की सुबह इसकी पत्नी रेगुलर दिनों की तरह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रही थी, लेकिन ये पीछे से बहुत ज्यादा गुस्से में इसकी तरफ आता है और इसके सिर पर वो हमला कर देता है। वो इस चीज के ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि ये इसकी पत्नी है, अगर ज्यादा ये इसके ऊपर हमला करेगा तो हो सकता है इसकी जान निकल जाए, जबकि वो उसके ऊपर लगातार हमले करता ही जा रहा था। और उसके बाद जब उसने काफी सारे हमले इसके ऊपर कर लिए थे, वो दोबारा से अपने घर पर जाता है और वहां से एक काफी बड़ा चाकू उठा कर लाता है और यहाँ पर बीच सड़क पर अपनी पत्नी को छोटे छोटे हिस्सों में काटने लगता है। काफी सारे इसके पास घर पर ऐसे थैले पड़े थे जिनमें कि ये मीट बेचने के लिए मार्केट में जाया करता था, तो उनमें से एक थैला उठाकर ये अपनी पत्नी की बॉडी के पास आता है और उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को डालकर अपने झोले में गांव में उसे बेचने के लिए निकल जाता है। जितने भी गांव के लोग इस टाइम उससे मिल रहे थे तो वो उनसे यही बात बोल रहा था कि ताजा ताजा मीट ले लो, आंटी का मीट ले लो। और ये सभी कांड रचते हुए उस व्यक्ति ने उसे देख लिया था जिसने कि आखिरी टाइम में योयो के पास फोन किया था और उसके बाद योयो ने आकर पुलिस वालों को इस बारे में बताया था। तारसुम को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है उसे ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया था। इस टाइम लगभग 1-1.5 घंटे तक तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं था, लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसके बाद तारसुम ये बात पुलिस ऑफिसर्स से पूछने लगता है कि उसकी पत्नी कहां पर है। पुलिस वाले अच्छे से जानते थे कि ये बंदा अब अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन बाद में जब इसका केस कोर्ट में पहुंचता है और इसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ये बात पता चलती है कि उस टाइम तो इसका दिमाग पूरे तरीके से सटका हुआ था। इसकी मेडिकल रिपोर्ट करवाई जाती है जिससे कि ये बात पता चलती है कि ये मेंटल डिसऑर्डर का उस टाइम शिकार हो चुका था। पहले तो कोर्ट के द्वारा इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसके कुछ ऐसे डॉक्टर्स की रिपोर्ट को देख लेने के बाद उसकी उम्र कैद को बदलकर उसे रिलीज कर दिया जाता है और उसका इलाज एक हॉस्पिटल में चलने लगता है। लगभग अगले 3-4 महीनों तक उसका इलाज चलता है और उसके बाद वो पूरे तरीके से ठीक हो चुका था। पुलिस का ये कहना था कि बाद में दोबारा से इसे इसके गांव में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके गांव वालों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे ने अपनी पत्नी को काफी ज्यादा बेरहमी से मारा था, अभी तक
हमारे गांव वालों के अंदर इस बात का खौफ है, तो हो सकता है ये बंदा दोबारा से पागल हो जाए और उसके बाद पता नहीं किसका ये कांड रच दे, तो हम लोग इसे अपने गांव में तो नहीं रखने वाले, जिसके चलते उसे किसी और जगह पर नाम वगैरह बदल कर उसे छोड़ दिया जाता है और इस टाइम शायद वो अपनी जिंदगी बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिता रहा होगा। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट हैप्पी को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।